हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम एनसीईआरटी द्वारा जो बुक कक्षा 11 व 12 में लगाई गई है, अभिव्यक्ति और माध्यम, उसके अध्याय 7 नाटक लिखने के व्याकरण पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने अध्याय 6 कैसे बनती है कविता के बारे में चर्चा की थी। नाटक से तात्पर्य हमारे साहित्य में हम जिन कहानी उपन्यासों को रंगमंच के माध्यम से एक दृश्य साधन के रूप में देख सकते हैं, उसे नाटक कहा जाता है। नाटक को गद्य विधाओं के अंतर्गत रखा गया है। इसी में हम उसको किस प्रकार उसकी संरचना होती है, उसके तत्व कौन कौन से होते हैं, इन सब की जानकारी आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। सर्वप्रथम उन बिंदुओं पर बात करते हैं जो इस अध्याय में लिए गए हैं। सर्वप्रथम होगा नाटक और अन्य विधाएं क्या क्या हैं। नाटक में समय का बंधन क्या होता है। नाटक के तत्व कौन कौन से हैं। नाटक के विषय कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं। नाटक में स्वीकार एवं अस्वीकार की अवधारणा क्या होती है। नाटक की शिल्प संरचना क्या है। इसी चीज़ को लेते हुए हम सर्वप्रथम पहले ये बात करेंगे कि नाटक होता क्या है, नाटक किसे कहा जाता है। नाटक पारंपरिक संदर्भ में नाटक काव्य का वह रूप है जिसे हम दृश्य काव्य कह सकते हैं। इससे पहले हम जब कविताओं के बारे में बात कर रहे थे, तो कविता का हम पठन करते हैं, उसका गायन के रूप में पठन कर सकते हैं। परंतु उन्हीं चीज़ों को जब हम दृश्यात्मक रूप में देखना चाहेंगे, रंगमंच पर उसको प्रस्तुत करना चाहेंगे, तो वही चीज़ नाटक कहलाएगी। जो रचना श्रवण द्वारा नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती है, उसे नाटक या दृश्य काव्य कहते हैं। नाटक में श्रव्य काव्य से अधिक रमणीयता होती है। श्रव्य काव्य होने के कारण यह लोक चेतना से अपेक्षाकृत अधिक घनिष्ठ रूप से संबंध है। नाट्यशास्त्र में लोक चेतना को नाटक के लेखन और मंचन की मूल प्रेरणा माना गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नाट्यशास्त्र भरत मुनि की रचना है जो नाट्य के सभी नियमों को प्रदर्शित करती है। नाटक की परिभाषा के अंतर्गत बाबू गुलाब राय ने अपनी परिभाषा दी है। नाटक में जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेतों में संकुचित करके उसको सजीव पात्र द्वारा एक चलते फिरते सप्राण रूप में अंकित किया जाता है। नाटक में फैले हुए जीवन व्यापार को ऐसी व्यवस्था के साथ रखते हैं कि अधिक से अधिक प्रभाव उत्पन्न हो सके। नाटक का प्रमुख उत्पादन उसकी रंगमंचता है। यदि नाटक में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखी जाए तो वो रंगमंचता है। यदि हम जिस कहानी, उपन्यास को या काव्य को रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं कर सकते, उसे हम नाटक नहीं कह सकते। जिसको आज के समय में हम पटकथा के रूप में भी कह सकते हैं कि वो रचना, वो लेखन कार्य जिसको हम रंगमंच पर प्रस्तुत कर सकते हैं, नाटक कहलाता है। इसकी अन्य विशेषताओं पे बात की जाए तो नाटक काव्य कला का सर्वश्रेष्ठ अंग है। अभिनय के माध्यम से समाज एवं व्यक्ति के चरित्रों का प्रदर्शन ही नाटक है, जिसमें अभिनय, हम जो भी चरित्र होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, उनको अभिनय के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। इसमें कथा तत्व की प्रधानता होती है। सर्वप्रथम मुख्य जो प्रधान माना जाता है वो कथा तत्व है। यदि कथा तत्व सप्रसंग नहीं होगा, उचित नहीं होगा, तो उसको हम रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं कर सकते। परंपरागत रूप से कम 5 अंकों का होना चाहिए। ये बात नाट्यशास्त्र में प्रस्तुत की गई है कि नाटक 5 अंक के तो होने ही चाहिए, जिसमें आरंभ, विकास, चरम और अंत दिखाया जाता है। मतलब हम उन जो सबसे पहले नाटक में अब आरंभ को दिखाएंगे, फिर विकास होगा, चरम तक पहुंचेंगे और उसका अंत दिखाया जाएगा। इस प्रकार से नाटक एक सफल कृति कही जाएगी। नाटक एवं अन्य विधाओं के अंतर्गत हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य के समान ही हिंदी साहित्य में भी नाटक अनेकांकी, एकांकी, रेडियो रूपक आदि के रूप में जाने जाते हैं। अनेकांकी मतलब जिस अंक जो अनेक अंकों में होते हैं। एक से अधिक अंक जिस नाटक के होते हैं उनको अनेकांकी। एकांकी से तात्पर्य सिर्फ एक अंक जिसमें हो,
एक ही दृश्य में वो नाटक पूर्ण रूप से कर दिया जाए। रेडियो परक जिसमें रेडियो के द्वारा नाटक की प्रस्तुति की जाती है तथा पद्य में महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक, तुकांत, अतुकांत आदि और गद्य की अनेक विधाएं, लघु कथा, कहानी, उपन्यास, व्यंग, यात्रा वृत्तांत, ये यात्रा नहीं है, यात्रा है, वर्तनी त्रुटि हो रखी है। यात्रा वृत्तांत, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, गद्य काव्य, आलोचना तथा समीक्षा आदि अन्य शब्द विधाओं के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो पॉइंट था हमारा, नाटक में समय बंधन। नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की एक मूल विशेषता को याद रखना होता है, वह है समय बंधन। मतलब एक नाटक को लिखते समय समय का महत्वपूर्ण ध्यान रखना होता है कि वह नाटक कहीं अधिक समय न ले जाए, जिससे में उसमें रोचकता उसमें खत्म हो जाए, दर्शक उससे बोर हो जाएं। वह एक समय में पूरा करना होता है। समय का यह बंधन नाटक की रचना पर अपना पूरा असर डालता है। इसलिए एक नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा होना होता है। नाटककार अगर अपनी रचना को भूतकाल से अथवा किसी और लेखक की रचना को भविष्यकाल से उठाए, इन दोनों ही स्थितियों में उस नाटक को वर्तमान काल में ही संयोजित करना होता है। यदि हम भविष्य की बात करें या फिर अतीत की बात करें, परंतु नाटक वर्तमान काल में ही संयोजित करना होता है। यही कारण है कि नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं, चाहे काल कोई भी हो। उसे एक विशेष समय में, एक विशेष स्थान पर और वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। तीन चीज़ों को महत्वपूर्ण दिया गया है यहाँ पर कि उसका एक विशेष समय होगा, विशेष स्थान जहाँ पर वो नाटक प्रदर्शित किया जाएगा, और वर्तमान काल, उसके सारे जो कथन होंगे वो वर्तमान काल में ही रचे जाएंगे। जैसे किसी ऐतिहासिक या पौराणिक घटना की कहानी है, उपन्यास या कविता में उसके मूल संदर्भ में उसी काल में रखकर भी उसका पाठ किया जा सकता है, पर नाटक में उसे हमारी आंखों के सामने ही एक बार फिर घटित होना होता है। एक बार फिर से घटित होना होता है। समय को लेकर एक तथ्य यह है कि जस्ट विथ एक तथ्य यह है कि साहित्य की दूसरी विधाओं यानी कहानी, उपन्यास या फिर कविता को हम कभी भी पढ़ते या सुनते हुए बीच में रोक सकते हैं और कुछ समय बाद फिर वहीं से शुरू कर सकते हैं, पर नाटक के साथ ऐसा संभव नहीं है। आपने देखा होगा, यदि हम कोई सीरियल देख रहे हैं या फिर हम बुक के माध्यम से उस नाटक को पढ़ भी रहे हैं, तो एक रोमांचकता जो आ जाती है वो हमें तत्काल पढ़ने के लिए मजबूर करती है। ऐसा नहीं होता है कि हम उसको कुछ समय के लिए रख दें और फिर कुछ घंटे या कुछ दिनों के बाद फिर स्टार्ट करेंगे, तो उसमें घटित घटनाओं का हमें संस्मरण होना संभव नहीं है। थोड़ा-सा उलझन में आएँगे, समय लगेगा, परंतु आ जाएँगे। इसलिए ऐसा होता है कि नाटक को एक रिदम के साथ, एक समय के साथ उसको पूर्ण कर लिया जाए। आगे, एक नाटककार को यह भी सोचना ज़रूरी है कि दर्शक कितनी देर तक किसी कहानी को अपने सामने घटित होते देख सकता है। नाटक में किसी भी चरित्र का पूरा विकास होना भी ज़रूरी है, इसलिए समय का ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है। नाटक में 3 अंक होते हैं, इसलिए उसे भी समय को ध्यान में रखकर बाँटने की ज़रूरत है। यदि हम भरत लिखित नाट्यशास्त्र को भी देखें, उसमें भी नाटककारों से यह अपेक्षा की गई है कि नाटक के हर एक अंक की अवधि कम से कम 48 मिनट की हो। यहाँ पर भरत के ना भरत मुनि जी के नाट्यशास्त्र की बात हुई है, उसमें 3 अंकों के साथ 48 मिनट की समय अवधि को बाँधा गया है। अगले पॉइंट के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि नाटक में तत्व कौन-कौन से होते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ है। इससे आपके लिए एक लघुतात्मक क्वेश्चन आ सकता है कि नाटक के तत्वों के बारे में लिखें। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो है कथावस्तु। बिना कथावस्तु के कोई भी नाटक नहीं रचा जा सकता, नहीं प्रदर्शित किया जा सकता, ना ही उसको रंगमंच पर लाया जा सकता है। कथावस्तु उसमें सर्वप्रथम मुख्य बिंदु है। तो कथावस्तु को नाटक ही कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे प्लॉट की संज्ञा दी जाती है, जिसका अर्थ आधार या भूमि है। कथा तो सभी प्रबंध का प्रबंधात्मक रचनाओं की रीढ़ होती है और नाटक भी, क्योंकि प्रबंधात्मक रचना है, इसलिए कथानक इसका अनिवार्य तत्व है। सबसे अनिवार्य तत्व के बारे में यदि आपसे पूछा जाए क्या है, तो वो होता है
कथा वस्तु। यदि द्वितीय बात करें, हमने कथा वस्तु लिख ली है, अब उसमें आते हैं पात्र एवं चरित्र। हमने कितने पात्रों का उसमें वर्णन किया है, नायक नायिका के साथ साथ हमने और किन किन पात्रों का वर्णन किया है, ये सब हमें इसमें दिखाना होता है। नाटक में नाटक का अपने विचारों, भावों आदि के प्रतिपादन पात्रों के माध्यम से ही करना होता है। अतः नाटक में पात्रों का विशेष स्थान होता है। प्रमुख पात्र अथवा नायक कला का अधिकारी होता है तथा समाज को उचित दशा तक ले जाने वाला होता है। भारतीय परंपरा के अनुसार वह विनयी, सुंदर, शालीनवान, त्यागी, उच्च कुलीन होना चाहिए। ये नायक की बात हो रही है कि जिस नाटक को की हम रचना कर रहे हैं उसमें नायक का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। किंतु आज नाटकों में किसान, मजदूर आदि कोई भी पात्र हो सकता है। पात्रों के संदर्भ में नाटककार को केवल उन्हीं पात्रों की सृष्टि करनी चाहिए जो घटनाओं को गतिशील बनाने में तथा नाटक के चरित्र पर प्रकाश डालने में सहायक हो। सर्वप्रथम जो नाटक होगा वह नायक के चरित्र पर प्रकाश डाल रहा हो, इस चीज़ को महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर बात आती है संवाद, जिसको हम कथोपकथन भी कह सकते हैं कि नाटक में जो संवाद हैं, जो कथोपकथन हैं, जो कैरेक्टर्स के बीच में कथन आने हैं, वो किस प्रकार के होने चाहिए। नाटक में नाटककार के पास अपनी ओर से कहने का अवकाश नहीं रहता। मतलब हम उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं, अपनी तरफ से अपनी इच्छा के अनुरूप ऐड नहीं कर सकते हैं। जो नाटक की मांग होगी, जो डिमांड होगी, हम उसी को प्रेजेंट कर सकते हैं सिर्फ। वह संवादों के द्वारा ही वस्तु का उद्घाटन तथा पात्रों के चरित्र का विकास करता है। अत अतः इसके संवाद सरल, सुबोध, स्वाभाविक और पात्रानुकूल होने चाहिए। महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो संवाद हो स्वाभाविक हो, सुबोध हो और इम्पोर्टेंट पात्रानुकूल हो। जो उसके पात्र हैं, जो करेक्टर्स हैं, उनके अनुकूल होने चाहिए। गंभीर दार्शनिक विषयों से इसकी अनुभूति में बाधा होती है। जो अधिक गंभीर विषय होते हैं वो बाधा डालते हैं, इसलिए इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। नीड सत्ता के निवारण तथा पात्रों की मनोभावों की मनोकामना के लिए कभी कभी स्वागत कथन तथा गीतों की योजना की आवश्यक समझी जाती है। तो यहाँ पर बीच बीच में जो स्वागत कथन कहे जाते हैं, गीत लाए जाते हैं नाटक के बीच में, वो उसकी डिमांड होती है, मांग होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आती है। फोर्थ है, सबसे पहला उसकी कथा वस्तु हुई, दूसरा पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा संवाद, और फोर्थ होता है देश काल और वातावरण। जिस नाटक को हम रचित कर रहे हैं वह किस समय सीमा का है, उसी समय सीमा कि जैसा तत्काल जैसा ही उसको रंगमंच बनाना होता है। तो देश काल वातावरण के चित्रण में नाटककार को युग अनुरूप के प्रति विशेष सतर्क रहना होता है। भारतीय नाट्यशास्त्र में इसका उल्लेख न होते हुए भी नाटक में स्वाभाविकता, औचित्य तथा सजीवता की प्रतिष्ठा के लिए देश काल वातावरण का उचित ध्यान रखा जाता है। इसके अंतर्गत पात्रों की वेशभूषा, तात्कालिक सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों में युग का विशेष ध्यान दिया जाता है। और जिस भी समय का नाटक होगा उसके पात्रों को, उनकी वेशभूषा, उस रंगमंच का प्रारूप, रंगमंच को बनाना उसी समय सीमा की मांग होगी। यदि हम वर्तमान में किसी प्राचीन या अतीत घटना में घटित या रचित नाटक का रंगमंच प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उनकी वेशभूषा, शैली सभी उसी प्रकार की होगी। हम देखते हैं कि आज हम अपने महाकाव्य रामचरितमानस या फिर रामायण को जब हर प्रतिवर्ष देखते हैं कि हिंदू धर्म में इस नाटक को रंगमंच के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो सभी पात्रों की वेशभूषा वही प्राचीन समय में जो उस नाटक में प्रचलित मानी गई है उसी के अनुकूल की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है भाषा शैली। अभी अभी बात मैं कर रहा था रामायण की, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो हमारी भाषा शैली होती है वो भी उसी के अनुरूप होती है। ऐसा नहीं होगा कि रामायण रची गई वाल्मीकि जी के द्वारा या रामचरितमानस जी के तुलसी जी के द्वारा, उन्होंने जो भाषा शैली जो अनुरूप की है, कथोपकथन किए हैं, हम उनमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं अपने अनुरूप, ऐसा संभव ही नहीं है। तो नाटक सर्वसाधारण की वस्तु है, अतः उसकी भाषा शैली सरल, स्पष्ट और सुबोध होनी चाहिए, जिसके नाटक में प्रभाविकता का समावेश हो सके तथा दर्शक को क्लिष्ट भाषा के कारण बौद्धिक श्रम न करना पड़े। महत्वपूर्ण पॉइंट, भाषा ऐसी हो, जो करेक्टर्स हैं, जो पात्र हैं, उनको भौतिक श्रम ना करना पड़े, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, अन्यथा रस की अनुभूति में बाधा पहुंचेगी। रस की अनुभूति, हम जिस भी नाटक के माध्यम से जो हम रस, जो आनंद जो प्रदान करने वाले हैं, उसकी प्राप्ति में हमें
एक बाधा पहुंचेगी, रुकावट पहुंचेगी यदि उसकी भाषा क्लिष्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है उद्देश्य। समाज के हृदय में रक्त संचार करना ही नाटक का उद्देश्य होता है। समाज के हृदय में रक्त संचार करना मतलब हम किसी नाटक को रंगमंच के द्वारा दिखा रहे हैं तो उसके भावों में खो जाना, उसके विचारों, मनोभाव, उसके दर्शकों में उन बिंबों का आ जाना जो प्रदर्शित कर रहे हैं, उन रसों का उत्पन्न होना उनके हृदय में, यही नाटक का प्रमुख उद्देश्य होता है। नाटक के अन्य तत्व इस उद्देश्य से सोपान मात्र होते हैं। भारतीय दृष्टिकोण सदा आशावादी रहा है, इसलिए संरचना तत्व के पर्याय सभी नाटक सुखांत रहे हैं। पश्चिम नाटककारों ने या साहित्यकारों ने साहित्य को जीवन की व्याख्या मानते हुए उसके प्रति यथार्थ दृष्टिकोण अपनाया है। उसके प्रभाव से हमारे यहाँ भी कई नाटक दुखांत में लिखे गए हैं, किंतु सत्य यह है कि उदास पात्रों के दुखांत अंत से मन खिन्न हो जाता है। अतः दुखांत नाटकों का प्रचार कम होना चाहिए। हमने आरंभ में देखा कि हम आज के समय में मूवीज़ देखते हैं, हमें हैप्पी एंडिंग मिलती है, परंतु कुछ मूवियाँ ऐसी हैं जिसमें हमें ट्रेजेडी पूर्वक या दुखांत में अंत होता है, परंतु यह दर्शकों के मन को दुख प्रदत्त करता है। तो इसलिए अधिकांश यही अ, माना जाता है कि हमें यह नाटक सुखांत में ही लिखने चाहिए। अंत में अभिनेता, जो सेवेंथ पॉइंट आया है इसका, ये नाटक की प्रमुख विशेषता है। नाटक को नाटक के तत्व प्रदान करने का श्रेय इसी को है। यह नाटकीय तत्व का वह गुण है जो दर्शक को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस संबंध में नाटककार को नाट्यों के रूप, आकार, दृश्यों की सजावट और उसके उचित संतुलन, परिधान व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था आदि का पूरा ध्यान रखना चाहिए। दूसरे शब्दों में लेखक की दृष्टि रंगशाला के विधि विधानों की ओर विशेष रूप से होनी चाहिए। इसी में नाटक की सफलता निहित है। इन सभी तत्वों को ध्यान में रखते हुए ही एक नाटक लिखा जाता है, तभी उसके सफल होने के सर्वोत्तम चांस होते हैं। अभी आगे नाटक में आता है। नाटक में स्वीकार और अस्वीकार की धारणा से क्या तात्पर्य है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। नाटक स्व में एक जीवंत माध्यम है। कोई भी दो चरित्र जब भी आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान में टकराहट पैदा होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। वह कभी भी यथास्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता, इस कारण उसमें अस्वीकार की स्थिति भी बराबर बनी रहती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी कुछ मूवीज या नाटक बनते हैं, परंतु हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते। शायद उसमें जो आपकी कथा होती है, कथा वस्तु होती है, उसको स्वीकार नहीं कर पाते, या फिर उसके पात्र और चरित्र वैसा अभिनय नहीं कर पाते जैसी वो कथा वस्तु होती है। तो स्वीकार करने की बजाय हमारे मन में अस्वीकार का भाव आना स्वाभाविक होता है। आगे, क्योंकि कोई भी जीता जागता संवेदनशील प्राणी वर्तमान परिस्थितियों को लेकर असंतुष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। मजे की बात तो यह है कि जिस नाटक में इस तरह की असंतुष्टि, छटपटाहट और प्रतिरोध और अस्वीकारात्मक जैसे नकारात्मक तत्वों की जितनी ज़्यादा उपस्थिति होगी, उतना ही गहरा उसका सशक्त नाटक साबित होगा। उदाहरण के लिए अंधा युग, तुगलक आदि नाटकों को देख सकते हैं। यही कारण है कि जब जब किसी भी विचार व्यवस्था अथवा तात्कालिक समस्याओं के समर्थन में नाटक लिखे गए, वे कभी भी बहुत दिनों तक चर्चा में नहीं रहे। यही वजह है कि हमारे आधुनिक नाटककारों को राम की अपेक्षा रावण, प्रहलाद की अपेक्षा हिरण्यकश्यप और कृष्ण की अपेक्षा कंस अधिक आकर्षित करते हैं। हमारे नाटकों में स्वीकार और स्वीकार की धारणा को महत्वपूर्ण माना गया है, तभी हम नाटक को एक अच्छा सफल विधा मानते हैं। नेक्स्ट, शिल्प रचना। यहाँ पर हम देख रहे हैं दो नाटक लिए गए हैं। एक ये नाटक है, पारसी थिएटर शैली में लिखे गए नाटक का एक दृश्य है आपके सामने, जो लेफ्ट साइड में दिया गया है, और राइट साइड में जो दृश्य है वो आधुनिक नाटक की एक रंगमंच की सज्जा, किस प्रकार हम आधुनिक समय में जो नाटक देखते हैं उन शैली में है। हम इसमें देख पा रहे हैं कि आज हिंदी के नाटककारों के पास शिल्प की दृष्टि से कई तरह के विकल्प मौजूद हैं। सबसे पहले तो स्वपनवास दत्ता, अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम और उत्तर रामचरित्र जैसे संस्कृत नाटकों का ढांचा है, जिसे हम पारिभाषिक शब्दावली में शास्त्रीय कहते हैं। एक लोक नाटकों का फॉर्म है जिसमें कोई लिखित आलेख नहीं है
और मौखिक रचना प्रक्रिया के माध्यम से घटित होती है। पारसी नाटकों का अपना अलग शिल्प है। जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है वो पारसी नाट रंगमंच है। पारसी नाटकों का अपना एक शिल्प है जो शेरो शायरी, गीत संगीत और अतिरंजित संवादों पर आधारित है। इब्सन की तर्ज पर यथार्थवादी नाटकों का अपना एक मुहावरा है जो मुख्यतः गद्य पर आश्रित होता है। इनके अतिरिक्त नुक्कड़ नाटक की अपनी एक अलग अहमियत है। जो हम देखते हैं कि आज के समय में कन्या भ्रूण हत्या या फिर नशा मुक्ति, इन सभी तथ्यों पर नुक्कड़ नाटक होते रहते हैं। उनकी एक अपनी ही शैली होती है, अपनी ही अहमियत है, उनका महत्व आज के समाज में अलग ही तरह से है। यह नाटककार को तय करना है कि वह इनमें से किस तरह के शिल्प का चुनाव करे। अलग अलग विकल्पों के मिश्रण से अपनी नई शैली तैयार करे अथवा इन सब को छोड़कर बिल्कुल एक नया शिल्प लेकर प्रस्तुत हो। प्राय कहा जाता है कि कथ्य अपना शिल्प स्वयं निर्धारित कर लेता है और यही सही स्थिति है। लेकिन जब जब नाटककार ने अपने शिल्प या संरचना को निश्चित कर लिया है और फिर उसमें किसी कथ्य कहानी को फिट करना चाहा है तो ऐसी कोशिशें बहुत दूर तक कामयाब नहीं हुई हैं। तो हमें एक अलग विशेष शैली में जब हम अपने नाटक को लेकर आते हैं तो दर्शकों को वह बहुत आकर्षित करता है, दर्शकों को अपनी ओर आकृष्ट करता है। अभी नाटकों का प्रारंभ व प्रमुख नाटक, अभी हमने जो पढ़े तत्व पढ़े, जो इस कैसे हम नाटकों का व्याकरण लिख रहे हैं, इस तथ्य में जो भी चैप्टर में पॉइंट्स आए हैं वो हैं। अभी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, नाटकों का प्रारंभ व प्रमुख नाटक, ये जो विशेषकर मैंने इसमें डाल उपस्थित किया है कि जो नाटकों का प्रारंभ हुआ वो कब से माना जाता है हिंदी साहित्य के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने पिता गोपाल चंद्र गिरधरदास कृत नहुस नाट उन 1857 में जो नाटक रचा गया को हिंदी का प्रथम नाटक स्वीकार किया है। उन्होंने स्वयं 17 मौलिक तथा अनुदित नाटकों की रचना की है। द्विवेदी युग में साहित्य की अधिक प्रगति न कर सका। मतलब जो सबसे पहला युग आता है भारतेंदु युग, हिंदी साहित्य में आधुनिक काव्य के आधुनिक युग के अंतर्गत सर्वप्रथम सबसे पहला युग आता है भारतेंदु युग। तो हम नाटक यदि देखते हैं तो गोपाल चंद्र गिरधरदास जी भारतेंदु जी के पिताजी हुए। उन्होंने सर्वप्रथम नाटक लिखा नहुस 1857 में, जिसको भारतेंदु जी ने भी सर्वप्रथम नाटक माना है। खुद भारतेंदु जी ने भी 17 अनुदित और मौलिक नाटकों की रचना की है, जिनमें महत्वपूर्ण नाटक आपके सामने हैं। जिसको सबसे पहले आता है अंधेर नगरी, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। आपको याद हो, शायद आपने अंधेर नगरी नाटक पढ़ा हो। बहुत ही अच्छा व्यंग प्रहसन नाटक है। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद जी का है। अंधा युग धर्मवीर भारती, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश और बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट नाटक है। प्रतियोगिता की हम देखें कि आज प्रतियोगिता कितनी होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उन सभी दृष्टि से भी ये सभी महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद यदि हम बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटकों की, तो यहाँ पर जिसकी मैंने अभी बताया आपको कि 17 उन्होंने मौलिक और अनुदित नाटक लिखे हैं। उनमें से महत्वपूर्ण नाटक हैं वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, जो उन्होंने 1873 1873 ईस्वी में लिखा है, एक प्रहसन नाटक है। दूसरा सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी में लिखा है। श्री चंद्रावली 1876 ईस्वी में। विषय विषमोषधम 1876 में ही। भारत दुर्दशा 1880, जो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों में भारत के तत्काल दृश्य को वहाँ पर दर्शाया गया है। नील देवी 1881 में एक ऐतिहासिक गीति रूपक नाटक लिखा है इन्होंने। अंधेर नगरी एक प्रहसन नाटक है। प्रेम जोगिनी 1875 ईस्वी में लिखा गया है। और सती प्रताप 1883 ईस्वी में एक अपूर्ण केवल 4 दृश्य और गीति रूपक लिखा है, जो इनके पुत्र बाबू राधाकृष्ण दास ने पूर्ण किया। इसके बाद जो महत्वपूर्ण नाटककार हुए हैं, जयशंकर प्रसाद जी, जो छायावादी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं, महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। उन्होंने जो नाटक लिखे हैं उनके नाटक हैं उर्वशी, कल्याणी परिणय, राजश्री, अजातशत्रु, कामना, एक घूट, धृष्वामणि, सज्जन, प्रायश्चित, विशाख, जन्मेजय का नायक, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, अग्निमित्र। इसमें हम देखते हैं कि एक घूट, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नायक, विशाख, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नाटक हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। इसके बाद
ये तो थे हिंदी साहित्य के प्रमुख नाटककार। सिर्फ मैंने 1-2 नाटककारों को ही लिया है। इसमें आगे संस्कृत ये के नाटककार हैं और ये अक्सर पूछे जाते हैं, हिंदी साहित्य के अंतर्गत भी इनको लिया जाता है और ये पूछ लिए जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहले हम कालिदास को लेते हैं, जिन्होंने 3 नाटक यहाँ पर लिखे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय और मालविका अग्निमित्रम। इनके 3 नाटक हैं, तीनों के तीनों महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। भास, स्वपनवास दत्तम और प्रतिमा नाटक, ये इनके दोनों नाटक हैं। उसके बाद भवभूति का उत्तर रामचरित्र, जो रामकथा पर आधारित है। शूद्रक की मृच्छकटिकम, दिनांक का कुंदमाला, राजशेखर की कपूरमंजरी, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, हर्षवर्धन का आनंद और प्रियदर्शिका, महेंद्र वर्मन का मत विलास प्रहसन, भट्ट नारायण वेणी संहार और हस्तिमल के मैथिली कल्याणम, रामचंद्र शूरी के रघुविलास और रामभद्र दीक्षित का जानकी परिणय। पंडित मदन शर्मा सुधाकर कविरत्न ने भी यहाँ पर पिंगांग भंजनम, आचार्य परशुराम, इन ये नाम से नाटकों की रचना की है, जो संस्कृत नाट्य के महत्वपूर्ण नाटक माने जाते हैं। अक्सर परीक्षा परीक्षा की दृष्टि से पूछ ले जाते हैं। सीबीएसई के माध्यम उसमें भी यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। आगे इसी के साथ इसी चैप्टर के यहाँ पर समाप्ति होती है। आशा करूँगा कि यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो आप इनको शेयर कर सकते हैं, जिससे कि और भी छात्रों की परीक्षा की दृष्टि से सहायता हो सके। और यदि आपको शेयर आता है तो कमेंट लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे एक प्रेरणा मिल सके, एक मोटिव मिल सके आगे भी लेक्चरों को बनाने का। आप इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप